आगाज़ करते हैं सर आज के हमारे पहले सेगमेंट का, और जिसमें हम आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, जहां जहां पर ट्रेंड कर रहे हैं, गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं या फिर हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप लोगों को उससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे कोशिश करेंगे कि हम उसके उत्तर अवश्य दें। लेकिन सबसे पहले बाज़ार के दिग्गज शेयर से शुरुआत करना चाहेंगे सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज ट्रेंड में है, हालांकि शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई यहाँ पर गतिविधि नहीं है, 1470 के आसपास। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स यहाँ पर आई थी, नतीजों के बाद उछला भी था। अभी क्या टिप्पणी रहेगी इन लेवल्स के आसपास? क्या कहना चाहेंगे? जेफरीज की तरफ से बाय रिकमेंडेशंस थी, और भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस थे जो कि काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे थे रिजल्ट्स के बाद। आपकी टिप्पणी इन लेवल्स पे क्या रहेगी? बिल्कुल जी, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ क्योंकि अभी मार्केट में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं फोकस अभी एफआईआई का ज़्यादा मिड कैप एंड लार्ज कैप में होने वाला है। लार्ज कैप में तो ऑलरेडी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं रिलायंस का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया था और मैंने 1370 के आसपास का मैंने बाइंग कॉल भी दिया था रिसेंटली, उससे पहले भी दिया था। तो मेरा जो टारगेट है 1650 1700 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बने रहिए, होल्ड करके रखिए। बिल्कुल बने रहिए, होल्ड करके रखिए। और इसी कंपनी की एक और कंपनी, एक साथ दोनों कंपनियों में बातचीत कर लेते हैं, और वो है जियो फाइनेंशियल। 313 पर कामकाज करती हुई आज के ये भी ट्रेंड में शामिल है। आधे % की मजबूती हालांकि देखने को मिल रही है, कोई खास गतिविधि नहीं है, लेकिन जो है ट्रेंड में है। गूगल के लोग सर्च कर रहे हैं जियो फाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी? 313 के आसपास फ्रेश बाय की गुंजाइश है इसमें? बिल्कुल जी, रिसेंटली मैंने कॉल भी दिया है और मुझे लगता है कि इसका टारगेट 400 के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सपोर्टिव है। और एक बस रिक्वेस्ट है, अगर किसी का थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है और आप चाहते हो कि स्टॉक को होल्ड करना, आप भी करके जा सकते हो। बेस्ट बाइंग जोन होगा 290 से 300 के आसपास, और बाकी करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इस बीच दीप मंडल जी की टिप्पणी आई है। दीप मंडल जी कह रहे हैं 1-2 क्वार्टर होल्ड कर सकता हूँ, ऐसा स्टॉक बता दो प्रदीप सर जिसमें थोड़ा सा रिटर्न बन जाए प्लीज़। सर, जितने सारे स्टॉक्स बताए जा रहे हैं सब में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा रिटर्न जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार बने रहिए बस आप रेगुलर तरीके से, आपको जो है यहाँ पर कोई ना कोई रिकमेंडेशन, कोई ना कोई टिप्पणियाँ अवश्य आ जाएंगी। और सुधा कौशिक जी नमस्कार कर रही हैं। प्रदीप सर और विपुल सर नमस्कार। आपको भी सुधा जी हाथ जोड़ करके नमस्कार, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही अपना, हम लोगों का मनोबल जो है वो बढ़ाते रहिए, ताकि अच्छे अच्छे शेयरों पे हम लोग बातचीत लगातार करते रहें। और जियो फाइनेंस के बाद आज दिन है आईटी का, और इन्फोसिस कर रहा है ट्रेंड। इन्फोसिस पर तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा ही, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा, इस समय सर आपने काफ़ी पहले टीसीएस पर एक कॉन्ट्रा कॉल ली थी, मुझे याद है प्राइम मेंबर का शो था हमारा, तब आपने ली थी। तो आज की ये 4% की तेज़ी इन्फोसिस में, क्या यहाँ से भी फ्रेश बाय की गुंजाइश है? टीसीएस पे आपका व्यू क्या है? और ओवरऑल आईटी का, इन दो के अलावा कहीं पर आप बुलिश हो जो अच्छा लग रहा हो, उसके लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि आईटी की ये रैली क्या चलेगी? क्या कमेंट आपका आईटी को लेकर के? और पहले इन्फोसिस। देखिए, इसे चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि जो चला नहीं वही चलेगा। और आईटी को लेके बहुत टाइम से मैं सुपर एग्रेसिव हूँ, बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि अभी भी करेंट जोन से 25% 30% अप मूवमेंट बाकी है। इन्फोसिस में भी, टीसीएस में भी। टीसीएस क्योंकि जितने भी टाटा ग्रुप है, थोड़ा बहुत अभी जितने भी न्यूज़ आ रहा है, थोड़ा बहुत अभी शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम ना आए, लेकिन एंटायर मैं अगर देखता हूँ आईटी पैक को, आईटी पैक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। मैंने बार बार रिकमेंडेशन दिया है, बहुत एग्रेसिवली मैंने बताया है। और मैं तो जब कोई भी स्टॉक्स को लेके एंड इंडेक्स को लेके मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, मेरे टीम से मेरे को बताया जाता है इतना एग्रेसिव मत हो जाओ सर, थोड़ा धीरे धीरे। मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ क्योंकि इसमें दिखता है कुछ ना कुछ, मेरे को दिख जाता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, सेगमेंट पे क्या होने वाला है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि निफ्टी ऑल मेटल ऑल टाइम हाई के आसपास है। अब देखेंगे पीएसयू बैंक ऑल टाइम के आसपास है। आज से बस कुछ महीना बाद मैं हम लोग डिस्कशन करेंगे आईटी ऑल टाइम हाई के आसपास है। बस जब बॉटम के पास होता है, उस बॉटम के टाइम पे क्या होता है ना, कि स्टॉक या तो इंडेक्स इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आता, ऊपर चला जाता है, फिर के खींच के नीचे आ जाता है। तो वो जो कंसोलिडेशन है, उस टाइम का आपको पेशेंस रखना है। अभी भी वही टाइम चल रहा है।
अभी भी यहाँ से फ्रेश निफ्टी आईटी इंडेक्स को मैं 25 से 30% अप मूवमेंट देखता हूँ नेक्स्ट 12 से मैक्सिमम 15 मंथ के अंदर अंदर। अब मार्केट जिस तेजी से भाग रहा है, मुझे लगता है कि टीसीएस, इंफोसिस, कोफोर्स, पीएल, एचसीएल इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी काउंटर्स है, मुझे लगता है कि सारे स्टॉक सर भागने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा, और मैं तो बोलूंगा बिल्कुल मैं प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह नहीं दूंगा। आप बने रहिए। आपको अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट हो तो आप बेचना 6 महीने बाद, अभी नहीं, 6 महीने में आपका मन कमाना जो भी है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो करंट लेवल पे इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्स, 3 नाम लिए आपने, और भी लिए कुछ? हाँ सर, यही सारे स्टॉक 3। है जो भागने के लिए रेडी है। टाटा एलेक्स से भी भागेगा, टाटा एलेक्स से भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ओवरऑल आईटी पैक सर ऊपर जाएगा। हाँ, मतलब ये मतलब इसलिए ना, क्योंकि लोग बड़े माइन्यूटली सुनते हैं, नोट करते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली बार बार नाम पे ज़्यादा मेरा फोकस है कि अगर आईटी को पोर्टफोलियो में रखना हो तो वो कौन सी कंपनियां होंगी। तो आपके 2 नाम 3 नाम में कौन कौन शामिल हैं? इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा एलेक्सी और कोफोर्स, ठीक सर है? एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बताना ओ, चाहूंगा। कंपनी का नाम है जेंसा टेक्नोलॉजीज। जेंसा वाह। टेक्नोलॉजीज को करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, और मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 825 के अराउंड। 825 टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करके जाइए। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 786 के अराउंड। 786 का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। जनसार के अंदर यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। और अभी आज हम देख रहे हैं कि शानदार मोमेंटम इंट्राडे हाई पे। पहला टारगेट जो है, पहला क्या, एक ही टारगेट दिया गया 825 रुपये का, और 786 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए। 800 का लेवल क्रॉस कर गया है, 802 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2.3% के आसपास की तेज़ी, यहाँ पर 2.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ये 2.25% की तेज़ी अभी मल्टीप्लाई होगी कई तेज़ी के साथ, और 825 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आज की पहली कॉल जनसार टेक्नोलॉजीज, फिलहाल 805 पे, यानी 20 रुपये का अपसाइड अभी भी यहाँ पर गुंजाइश है। 3.25% ऊपर अब 25 रुपये की मजबूती तेज़ी देखने को मिल रही है। ओ, आ गई रफ्तार 809, 4.25% ऊपर इस समय जनसार टेक्नोलॉजी का शेयर। तो धुआंधार रफ्तार पकड़ लिया है जनसार ने, और यहाँ पर रखिए आप नज़र। तो आज की पहली कॉल निकल करके आती हुई जनसार टेक्नोलॉजी, 825 का टारगेट, 786 का स्टॉप लॉस। तो जैसे यहाँ पर कोई और गतिविधि होती है, 811 हो गया, तो हम आपके लिए दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे, या हमारे एक्सपर्ट अगर अपना स्टॉप लॉस या टारगेट रिवाइज करना चाहें तो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे स्क्रीन पर। तो जनसार टेक्नोलॉजी पर रखें नज़र, 825, 786 स्टॉप लॉस और टारगेट ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जो मेरा 813 हो गया, तेज़ी के साथ बढ़ रहा है भाई, ये तो धुआंधार। चलिए, तो इसको अभी स्क्रीन से हटाते हैं, थोड़ा सा ले करके आते हैं। 4-5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही। तो सर मेरा जो सवाल था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आईटी आज बड़ी ज़बरदस्त ट्रेंड में है। अगर आईटी में ख़रीदना है तो एक तो आपने टेक्नोलॉजी का बता ही दिया, जो कि शॉर्ट टर्म वाला ट्रेड है, लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्स और टाटा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड टाटा एलेक्सी, एचसीएल टेक और टाटा एलेक्सी, ये जो है, और आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, और इसको 6 महीने बाद देखेगा, प्रदीप जी कह रहे हैं, और वहाँ पर आपको जो है अच्छी रिकवरी, अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए जरा एक अगले थोड़ी देर में हमारे साथ शायद अरुण मंत्री जी भी जुड़ने वाले थे, अगर जुड़ गए हों तो ज़रा पीसीआर की टीम अगर मुझे बताइएगा। चलिए, तो एक बार उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। जो है कि वो 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ने वाले थे, उनसे कोशिश करते हैं संपर्क करने की। लेकिन इन सबके बीच में अगली कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है अदानी पावर। अदानी पावर पे बीते एक हफ्ते में हमने बातचीत काफ़ी ज़्यादा की, और जब से बात कर रहे हैं लगातार तेज़ी के साथ जो है ये ट्रेंड में बना हुआ है। आज हालांकि लाल निशान में है, लेकिन फिर भी गूगल ट्रेंड में ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर 170 के आसपास कोई गुंजाइश बनती है फ्रेश बाय की, और जिन लोगों ने 144, 43, 63, 63 के आसपास लिया है, उनके लिए क्या टारगेट रहेंगे अदानी पावर पे? अच्छा, हम लोग बात करते करते पता नहीं चलता, बाद में बहुत लोग कहते हैं कि आपने जो है वो हिंदी में नंबर मत बोला कीजिए, वो हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन कोशिश तो मेरी यही रहती है। लेकिन कई बार मुझे लगता है फ्लो में, क्योंकि हम प्रोग्राम हिंदी में है, वो फ्लो में नंबर सारे हिंदी में निकल जाते हैं, लेकिन नंबर्स इंग्लिश में ऑन एयर तो दिखाई देते हैं सारे, तो मुझे लगता नहीं है आपको दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अदानी पावर सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी अभी करंट लेवल के हिसाब से? कहाँ पे जिन लोगों की खरीद है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अभी भी क्या फ्रेश बाई की गुंजाइश है?
बिल्कुल विपुल जी, देखिए फ्रेश बाय अभी भी पॉसिबल है इस काउंटर पे। मेरा 200 के ऊपर टारगेट है। अब 200 जैसे ही आएंगे ना, वो यहाँ पे आपको टारगेट देखेंगे, मल्टीपल रिपोर्ट आपको आते हुए दिखेंगे मल्टीपल ब्रोकर हाउस से। और उस टाइम पे 230 240 तक आपको ये काउंटर जाता हुआ दिखाई देंगे। अदानी पावर पावर सेगमेंट पे लीडर है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइवेट में अदानी पावर वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो सकता है कमिंग फ्यूचर के लिए भी। रिसेंटली बहुत चला भी है, हो सकता है कि एक बार छोटा मोटा हेल्दी करेक्शंस भी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा। अब मेक श्योर अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू देख रहे हो तभी आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। जब भी इन्वेस्टमेंट व्यू होता है, जितना डीप में आप ले सके उतना बढ़िया होता है आपके लिए। लेकिन टारगेट सेम है, 200 एंड 240 उसके लिए जाने के लिए रेडी हो रहा है। 200 240 तक के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा है। चलिए, एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण मंत्री जी। स्वागत कीजिए उनका। अरुण सर नमस्कार, कैसी रही दिवाली सर? सर गुड मॉर्निंग। दिवाली काफी अच्छी रही। होप आपको और प्रदीप जी को पहले अगेन हैप्पी दिवाली। और होप करता हूँ आप दोनों की भी दिवाली काफी अच्छी रही। काफ़ी अच्छी रही सर। और क्या दिन आपने, मतलब आपके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, 26,000 का लेवल क्रॉस हो गया। मुझे याद था कि जब आपने कहा था कि नहीं अब जो है पूरी तरीके से रवैया जो है बुलिश हो गया है आपका। अभी क्या करें सर? हालांकि मार्केट पे मैं सोच रहा था बाद में टिप्पणी लूँ आपसे, पहले इस थीम को निपटा दूँ, लेकिन बहुत संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूँगा। अभी क्या करें? अभी यहाँ से आज से कल तक में उम्मीद करें न्यू हाई बन सकता है सर? बिल्कुल, थोड़ा मेरा व्यू कॉशियस है मार्केट के ऊपर। थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब बेच बाच के निकल जाना चाहिए, पर मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ा आराम से आप ट्रेड करें। 26,000 26,200 के पास हम आ चुके हैं, तो थोड़ा आराम से ट्रेड करने की सलाह रहेगी। ऑल टाइम हाइस हम जरूर निकालेंगे, पर अच्छी न्यूज अब मार्केट में फैक्टर्ड इन है, और फैक्टर्ड इन होने के बाद मार्केट अब ऑल टाइम हाइस के आसपास है। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। ऐसा ना हो कि सब कुछ आप बुलिश हो गया तो इसलिए चारों तरफ से बाइंग का नजरिया रहेगा। बाइंग जरूर करें, पर मुझे लग रहा है ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान दें जो आपको अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं। तो ऑन द होल मेरा व्यू बुलिश है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फुल एकदम पूरी तेजी से आपको मार्केट में अभी उतरना चाहिए। थोड़ा कॉशियस रखें और ट्रेड्स को थोड़ा हल्का रखने की सलाह रही। थोड़ा ऊपर जाने के बाद जब मन घबराता है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा अलर्ट रहते हुए चलिए। लेकिन सवाल आपके, हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत कर रहे हैं प्रदीप से, अरुण सर, और मेरा सवाल आपसे है अदानी ग्रीन को लेकर के। अभी हम लोग अदानी पावर पे बात कर रहे थे। अदानी ग्रीन इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ सर, बिल्कुल 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर 1060 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्रेश एंट्री की क्या कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर, और जिनके पास है वो क्या करें? अदानी पे, अदानी ग्रीन पे आपकी टिप्पणी। विपुल जी, अडानी ग्रीन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। काफी दिनों के बाद ये वापस मोमेंटम दिखा रहा है, तो 1030 के स्टॉप लॉस साथ इसको ट्रेडिंग व्यू की तरफ ले सकते हैं। मुझे लग रहा है इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, और धीरे धीरे हो सकता है ऐसे स्टॉक 1100 की तरफ आपको जाता हुआ नजर आए। तो मेरा व्यू इस पे शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है। 1100 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 400 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर अदानी ग्रीन पर निकल के आ रही है। अगली टिप्पणी एक और शेयर जिस पर कि प्रदीप जी आपकी राय, आपकी वो थी, कॉल भी थी एक समय, और वो थी ACME सोलर, एक्मे सोलर को लेकर के। ये हमारे चैट बॉक्स का ट्रेंड, सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स गूगल के ही नहीं होते, कुछ हमारे यहाँ के भी होते हैं। ये एक्मे सोलर पे काफ़ी सारे क्वेरीज हैं। 290 पे एक हमारे दर्शक ने लिया हुआ है और कह रहे हैं कि आगे आगे भागेगा क्या? आपने फर्स्ट टारगेट 310 दिया हुआ है। तो सर अभी वेट करें सर, यहाँ पर क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करना चाहिए अभी? बिल्कुल वेट करना चाहिए, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। अभी आज भी देखिए हाई था 290 के अराउंड, सो कुछ भी प्रॉब्लम बिल्कुल जी इसमें नहीं है, बस छोटा सा एक हेल्दी करेक्शन इसमें आया है। मेरा टारगेट इसमें 330 एंड अबव है, बिल्कुल बने रहिए। बिल्कुल बने रहिए जिन लोगों के पास। अच्छा सर, ये जब इतने ऊपर के टारगेट हैं तो फ्रेश बाई भी करके गुंजाइश है या अभी छोड़ना चाहिए? यस, फ्रेश बाय भी करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी अच्छा खासा वैल्यूएशंस पे भी आ रहा है, और न्यू लिस्टेड कंपनी है। आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट टर्म में करेक्शंस कंप्लीट है, और फिर से बाउंस बैक देने के लिए धीमे धीमे जा रहा है ऊपर। करेंट जोन से भी बाय करने का सलाह रहेगा। 340 350 तक भी ये चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, अरुण सर, आपकी राय यहाँ पर बहुत सकारात्मक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी राय लेंगे। वो है यस बैंक को लेकर के। नहीं, यस बैंक पे आप पॉजिटिव हो गए थे सर, सॉरी,
यस बैंक पे आपका रिव्यू पॉजिटिव था, लेकिन सर यहाँ पे एमके की और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की अब रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई है, 23 के आसपास आ गया है सर। आज फिर उतना तेज़ तो नहीं है लेकिन ट्रेंड में है ये शेयर। क्या टिप्पणी रहेगी सर यस बैंक को लेकर के? अभी एक बार फिर से बहुत सारे लोग नए हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और बहुत सारे लोग अब नई बाइंग के लिए भी सवाल पूछ रहे हैं। 22-23 के आसपास क्या खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए करेक्शन का? विपुल जी, एक छोटा हमने व्यू चेंज किया है। यस बैंक पे डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट जिस हिसाब से आरबीएल बैंक में इतना बड़ा एफडीआई आप कह सकते हैं, एफआईएस की बाइंग तो स्टॉक्स में होती ही है, पर इतनी बड़ी एफडीआई इन्वेस्टमेंट अगर आरबीएल बैंक में आती है जहां पे 60% स्टेक वो किसी एक इंडियन बैंक में खरीद रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बाकी के जो बैंक्स हैं, चाहे वो छोटे मोटे बैंक रहे, यस बैंक तो वैसे भी अब एक बड़ी बैंक ने ऑलरेडी निवेश किया है, पर सभी छोटे बैंक्स में मुझे लग रहा है री रेटिंग होगी। और यस बैंक भी मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा करना चाहिए। मैंने 27 रुपए तक के टारगेट्स पहले भी रखे थे, अभी भी वही टारगेट्स है। विपुल जी, लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। यूजुअली मैं लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस कम सजेस्ट करता हूं, पर चूंकि ये स्टॉक ऐसा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको ले सकते हैं। 27 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आएंगे। और मुझे और एक ऐसा लग रहा है विपुल जी, छोटे बैंक है जैसे बंधन बैंक या फिर जो भी छोटे मोटे प्राइवेट बैंक है, केटीके बैंक आप ले लीजिए, या फिर आप करूर वैश्य बैंक, जो छोटे मोटे आप मझोले बैंक है, वहां पे मुझे लग रहा है कि री रेटिंग के चांसेस मार्केट में बन सकते हैं। ये सवाल मैं सर उस दिन भी जो है ना मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी मैंने मतलब पूछा था, रचित जी थे शायद, कि ये जिस तरीके से आरबीएल बैंक की स्टोरी हो गई, यस बैंक की स्टोरी हो गई, उससे सर क्या आपको लगता है ये छोटे बैंकों की री रेटिंग अब संभव है? क्योंकि एक भरोसा तो एक मैसेजिंग दुनिया में जाती है कि अगर अलग अलग दुनिया के बैंक्स भारत के बैंकों पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, और ये मैं भी यही मान के चल रहा था कि अब यहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होंगी जिनकी री रेटिंग हो सकता है कि देखने को मिले आगे चल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के पास चलते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि धुआंधार रैली जो है वो अलग अलग शेयरों के अंदर देखने को मिल रही है और लगातार ट्रेंडिंग, एक ट्रेंड का स्टॉक्स और था, उस पर ज़रा हम हमारे जो सवाल आए हैं उसको लेकर के उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। वो मुझसे मिस हो गया और मैंने सोचा था कि अभी पूछूंगा, लेकिन चूंकि बैंकों की बात चल रही है और यूनियन बैंक पे शायद आपने कॉल भी दी थी, यूनियन बैंक पे कॉल थी ना प्रदीप सर आपकी शायद कभी? हाँ सर, हाँ हाँ, उस पर जरा एक बताइए सर व्यू। मिताली बर्मन जी भी जानना चाह रही हैं और एक दो लोग और जानना चाह रहे थे, क्योंकि बैंकों की बात चल रही है तो एकदम से मुझे लगा कि एक बैंक और, क्योंकि ये पीएसयू बैंक भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, आज भी 2% ऊपर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, यूनियन बैंक आपने बताया, राइट? यूनियन बैंक, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, यूनियन बैंक को तो रिसेंटली सर हमने कॉल दिया है और मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 149 150 के आसपास मैंने दिया था। सो मोटा मोटा देखा जाए नेक्स्ट 1.5 साल सर चलेंगे पीएसयू, 1 साल तो मिनिमम चलेगा पीएसयू, तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। 165 170 आपको बहुत शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेंगे, उसके बाद 200 भी आपको आते हुए दिखेंगे। और एक कॉल मैंने दिया था, मैंने एक कमेंट भी किया था, सबसे पहला भागेगा इंडियन बैंक। 640 से कॉल दिया था, अभी 840 आ गया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है। कल जाने से पहले आपको अथर एनर्जी का भी मैंने बता के गया था कि उसमें प्रॉफिट बुक करना है। देखिए आज अभी 4% नीचे है। और इंडियन बैंक भी सर मुझे लगता है कि अभी एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लेना चाहिए। इंडियन बैंक में छोटा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और अगला प्रश्न सर, एक हाल की लिस्टिंग है अरुण सर और कैनरा रेबेको को लेकर के, हमारे उसके ट्रेंड में है, चैट बॉक्स में काफ़ी सारे सवाल लोगों के आए हैं। अरमान अली जी की पे नज़र पड़ गई है, लेकिन बहुत लोगों को पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आज 7% भागा हुआ है सर, क्या करना चाहिए? तो कोई टिप्पणी, कोई कमेंट आपका रहेगा सर? कैनरा रेबेको जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुआ है, क्या टिप्पणी रहेगी? अब 8.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, नए इंट्राडे हाइज बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विपुल जी, इनका एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस काफी अच्छा है। इनफैक्ट इनके काफी फंड्स हम लोग सजेस्ट भी करते हैं, जो काफी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी उन्होंने दिए हैं, तो इस पे मेरा व्यू बुलिश है। और ये ऐसा नहीं है कि विपुल जी, मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में खरीदना चाहिए। अगर आपका थोड़ा व्यू लंबा है
तो मुझे लग रहा है इसमें भी अच्छा पैसा बनेगा, तो डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी करनी है क्योंकि आज 8% ऊपर है, इसलिए थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ, पर इसमें मामूली करेक्शन आते हैं तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। और इनफैक्ट विपुल जी इसी स्पेस में मेरा आज का कॉल भी है, बिल्कुल। अगर आप दे तो मैं शेयर कर देता हूँ। अरे 100% सर, कॉल जब आए तुरंत धमाकेदार तरीके से शुरुआत कीजिए। जी सर। विपुल जी, मैं एक दो कॉल हमेशा सोच के आता हूं, तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करता हूं जब भी आपको मौका मिलता है अपने शो पे। अरे सर, तो लास्ट टाइम विपुल जी आईडीबीआई एनबीसीसी दिया था, आईडीबीआई 97 98 के आसपास है, तो उसको अभी भी होल्ड करने की सलाह है टारगेट के लिए। एनबीसीसी उसी लेवल्स के आसपास है। अभी मुझे दोनों अभी होल्ड करें, आईडीबीआई और एनबीसीसी ना? डेफिनेटली विपुल जी, मेरा 10 दिन का कॉल था, हाँ। तो अभी तो एक या 2 दिन ही हुए हैं, पर मुझे लग रहा है इसमें आईडीबीआई में तो ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, एनबीसीसी में आ सकता है, तो दोनों में होल्ड करने की सलाह है। विपुल जी, मुझे लग रहा है कैम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। कैम्स अब अपने एक ट्रायंगुलर पैटर्न से बाहर निकल रहा है और 3850 3870 के बीच में भी चल रहा है, तो इसी के बीच में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3820 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है 4050 तक स्टॉक जा सकता है। तो विपुल जी, ऐसा ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, ज्यादा मोमेंटम आया नहीं है, पर मुझे लग रहा है पोजिशनली जिस हिसाब से मोमेंटम है ओवरऑल कैपिटल मार्केट गुड्स में, कैपिटल मार्केट के शेयर्स में, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल इसमें मोमेंटम रहेगा। 4050 तक के टारगेट के लिए बाय करें। छोटा स्टॉप लॉस है 3820 का, वो स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकते। 3820 का लगाइए स्टॉप लॉस, 3870 का है लेवल। 0.25% के आसपास की है तेजी, लेकिन अभी ये जो तेजी है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी और यहाँ से करीब करीब 80-90 रुपये ऊपर के टारगेट, 80 रुपये के ऊपर के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 4050 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए यहाँ पर आप 3820 का। 3871 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। कैम्प्स, ये पूरा सेक्टर जो है वो बस करता हुआ दिखाई दे रहा है बीते कुछ दिनों से, और यहाँ पर इस तेज़ी का फ़ायदा आपको मिलेगा 4050 के टारगेट के साथ। कितने दिन का सर? ये भी 4-5 दिन का, एक हफ्ते का ट्रेंड है सर, ट्रेड है? बिल्कुल बिल्कुल जी, 4 से 5 दिन का ही कॉल है। इसमें मोमेंटम फास्ट आता है, तो अगर टारगेट आना है तो 2-3 दिन में आ जाना चाहिए। अच्छा सर, ये जो है ना, ये जो आपने अभी दो बताए ना, एनबीसीसी और वो क्या नाम है आईडीबीआई, इसमें सवाल बहुत रहते हैं सर। तो जो लोग चूक गए, उस दिन नहीं जुड़े थे, आज जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी उसी लेवल के आसपास है, अभी भी खरीद सकते हैं आईडीबीआई और एनबीसीसी? सर आईडीबीआई 3-4% ऊपर आ चुका है, तो आईडीबीआई तो थोड़ा ऊपर आ चुका है, तो उसको फिलहाल अवॉइड करें। 94-93 के आसपास दिया था। एनबीसीसी एग्जैक्टली वही है, 113 के आसपास दिया था, अभी भी 113 ही है, तो एनबीसीसी में अभी खरीदारी करके चल सकते हैं। एनबीसीसी में अभी खरीदारी जिसको करना है, एनबीसीसी में करंट लेवल पे खरीदारी करके चलें। टारगेट क्या बताया था सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर नए दर्शकों के लिए। विपुल जी, 104 का टारगेट आईडीबीआई का था और 90 रुपए का स्टॉप लॉस था। वो तो अभी ऊपर आ चुका है, तो उसमें टारगेट स्टॉप लॉस सेम रहेंगे। इसमें 110 का स्टॉप लॉस रहेगा, 123 तक के टारगेट्स एनबीसीसी में रहेंगे। 121 से 123 के टारगेट आप मान के चल सकते हैं। 123 ठीक है, यहाँ से जो है 123 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की चला है एनबीसीसी पे। काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी और स्पष्टता के साथ इस पर कर ली जाए बातचीत नए दर्शकों के लिए। तो ये बात है यहाँ पर। और प्रदीप जी के लिए अगली कॉल जो मेरी तरफ से है, जो कि ट्रेंड में है, अब वो ये जो नया हृदय परिवर्तन हुआ है आपका सर प्रदीप जी, उसको लेकर के है, और वो है सुजलॉन, जिस पर कि आप नकारात्मक रुख था और आज क्या रैली आई है। ये मतलब वाकई में गुड़िया लगाई थी, गुड़िया के अंदर कोई पिन विन घुस हुई थी आपने क्या, कि मतलब रचित जी अकेले बेचारे बोलते रहे, नहीं चला। अब ये 52 के बाद से आपने बोला, फिर आज 2% ऊपर भी हो गया मोहर ट्रेडिंग के बाद ही। क्या सलाह रहेगी सर, अभी क्या करें 55 पे? और जो लोग अभी तक नहीं खरीदे, क्या अभी भी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं सर? इशू बहुत फेवरेबल है और मैंने कल भी बताया था, और मुझे लगता है कि 74 इसका टारगेट होना चाहिए। अब तो मेरा स्लोगन एक ही है, 74, और स्टॉप लॉस जो मैंने दिया था 41 के आसपास या तो 42 के आसपास, बस वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बिल्कुल बने रहिए जिनके पास है। ये अंदर अंदर आप लोगों ने डील विल किया आपने, है आपने रचित जी ने, नहीं वो सर, आपकी कॉल कोई बताया। डील नहीं है। मेरा बस सिंपल सा व्यू है। मैं स्टोरी को ऑब्वियसली मैं सपोर्ट करता हूँ और सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो ओवर वैल्यूएशंस पे नहीं, वैल्यूएशंस नीचे आता है। मैंने 74 में सेल कॉल दिया था, उसके बाद 4 महीना चला ही नहीं। एंड आई रिस्पेक्ट द स्टोरी, आई रिस्पेक्ट द फंडामेंटल, बट मुझे उतना महंगा नहीं खरीदना था। कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग्स आ रहा था, और इसीलिए मैंने अगेन 50, वही सुजलॉन है, सेम कंपनी है, सेम मैनेजमेंट है, बस उसको 74 में नहीं लेना था, 52-53 में अफोर्डेबल प्राइस है। ठीक है सर। चलिए, इस बीच दो मॉसिप पे सर आपकी व्यू जानना चाहेंगे।
283 पे संचय जी ने लिया है, ये भी आज ट्रेंड में जो है हमारे चैट बॉक्स के ट्रेंड में है। मॉसिप पे क्या व्यू है सर 283 पे? अरुण सर आप देखिए ये थीम में कितना दम है सर, इस पे भी एक बार फिर से हमने काफ़ी पहले किया था ये सेमीकंडक्टर की थीम को लेकर के, आज भी कोशिश करते हैं क्या लिया जाए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या टिप्पणी करेंगे सर मॉसिप पे 270 के आसपास? विपुल जी, मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह नहीं है इस स्टॉक पे, क्योंकि थीम अच्छी है पर और भी काफी अच्छे विकल्प है। विपुल जी टेक्निकली अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि दूसरे विकल्प मैं इसमें चुनना चाहूंगा। पर जिनके पास है वो बने रहें क्योंकि टेक्निकली ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। 255 रुपए एक मजबूत सपोर्ट है, 255 के नीचे जब तक नहीं जाता बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी खरीदारी की सलाह नहीं है। और जिन्होंने भी 280 285 के लेवल पे बाई किए, मुझे लग रहा है देर सवेर वो लेवल्स आएंगे और शायद स्टॉक वहां तक वापस जाता हुआ नजर आए। पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 255 का और फिलहाल बने रहें। चलिए ठीक है। एक सवाल तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन ट्रेंड वाले, लेकिन एक दो टिप्पणी हो जाए। वर्धमान टेक्सटाइल को हमने नहीं छुआ इस ट्रेंड में, है ना, तो थोड़ा सा टेक्सटाइल पे सर प्रदीप सर जरा वर्धमान देखिए 9-10% ऊपर, और भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील की संभावनाएं बन रही हैं, ये हालांकि थोड़ा सा रिस्की तो है क्योंकि कोई भरोसा नहीं लगता है ट्रम्प साहब के ऊपर, मतलब इतने सब कुछ कर चुके हैं वो ना कि अभी भी जब तक कुछ हो ना जाए तब तक डर ही लगता है, कल को पता नहीं क्या बोल दें। ये टेक्सटाइल भी वैसा ही हो गया। सर बताइए 10% ऊपर वर्धमान में क्या टिप्पणी रहेगी? प्रदीप जी आपकी टिप्पणी। मिड टर्म के लिए सर मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसका जो रेसिस्टेंस है ना ऑलमोस्ट 503 तक तो जाना चाहिए। 503 500 पार जाने के लिए रेडी हो रहा है, बिल्कुल बने रहिए। लेकिन 10% ऊपर बाय करेंगे तो ऑलवेज थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है क्योंकि ऑलरेडी 10% ऊपर आ चुका है। लेकिन ये जो मोमेंटम आया है और जिनके पास पोजीशन है, आप बने रहिए। 505 504 ऑन द वे। अब वहाँ पे जाने के बाद एक बार मुझे लगता है कि आपको एक शॉर्ट टर्म में एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये अब बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अरुण सर अभी आपने कैपिटल मार्केट का जिक्र कर रहे थे, कैम्स का जिक्र कर रहे थे। एक सर शेयर अक्सर ट्रेंड में रहता है इसमें और हाई बीटा बन गया अब तो। खैर बीएससी जब से सेबी चेयरमैन का स्टेटमेंट आया, अभी नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर 2500 भी क्रॉस हो गया। अभी क्या करना चाहिए सर? 1.5% आज ऊपर इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ बीएससी पे क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? क्या टारगेट रखनी चाहिए और क्या करंट लेवल पे भी नई पोजीशन बनाई जा सकती है? विपुल जी 2100 के आसपास एक बार स्टॉक को रिकमेंड किया था और एज ए डिस्क्लेमर 2400 से 2460 के बीच में हमने एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दी है स्टॉक पे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है जिनके पास शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने नीचे बाय किया है या जो प्रॉफिट में है, एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म स्टोरी इसकी इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये स्टॉक आपको वापस 2800 की तरफ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पर चूंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, थोड़े ओवरबॉट जोन में है, तो वो एक जरूर दिक्कत है। बाकी मुझे लग रहा है अगर इसमें मामूली गिरावट आती है तो बाई करना चाहिए। और इसके जो पोजिशनल टारगेट है, जो इन्वेस्टमेंट टारगेट जो हम कहते हैं, वो 2800 तक निकल के आ रहे हैं। तो दो राय रहेगी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर कोई बाय करना चाहते हैं इस थीम में, या तो आप कैम्स के थ्रू जाएं या फिर सीडीएसएल के थ्रू जाएं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनके पास है वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। चलिए ठीक है। और सर के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक टिप्पणी जानना चाहेंगे कि अभी जो है करंट लेवल पे आप टेक्सटाइल को कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस रहा, फिर ये कहानी हो गई, जब लगा कि तेज़ी आ सकती है, बांग्लादेश में इशू चल रहा है, सब लोग टेक्सटाइल की बात करने शुरू हुई, तब तक यूएस वाला मामला आ गया। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी मोर और लेस मुझे लग रहा है डील हो जाएगी। जिस हिसाब से रशियन क्रूड ऑयल का हम अब इंपोर्ट थोड़ा कम करने की बात हो रही है और वो काफी कंपनीज के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि वो रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो मिड और नवंबर एंड तक शायद मुझे लग रहा है ट्रेड डील कंक्लूड होती हुई नजर आएगी। कितना टैरिफ लगेगा, क्या लगेगा, पता नहीं, पर एक बूम जरूर मिला है विपुल जी इस ओवरऑल सेक्टर को। गवर्नमेंट मुझे लग रहा है प्लान कर रही है कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देने के लिए इन सभी कंपनीज को जो जिनके भी एक्सपोर्ट्स हिट हुए हैं टैरिफ की वजह से। तो अगर टैरिफ यूएस में कम हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स भी इनको मिल जाते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक बार एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है तो वापस शायद थोड़े महीनों या थोड़े क्वार्टर तक वापस ना लें। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी अगर इनको मिल जाएंगे और टैरिफ भी कम हो जाएंगे तो दोनों इनके लिए बेनिफिशियरी रहेंगे। मेरा फेवरेट पिक इसमें वेल्सपुन लिविंग ही रहेगा।
जिनका मेजर एक्सपोजर यूएस में है। तो वेल्सपन में मेरी पॉजिटिव रहा है। सेकंड स्टॉक अगर देखना है तो केपीआर मिल रहेगा। तो वेल्सपन और केपीआर ये दोनों पे मेरा पॉजिटिव नजर आ रहा है। वेल्सपन लिविंग और केपीआर पे रखिए नज़र। अगर आपको टेक्सटाइल में बनानी है पोजीशन तो इन दो शेयरों पे आप जो है रह सकते हैं पॉजिटिव। शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही। केपीआर में 0.5% ऊपर, वेल्सपन लिविंग में भी अच्छी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं ना सर अभी? बिल्कुल विपुल जी, दोनों में ले सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन लेना चाहिए, एक चुनना चाहूँ तो वेल्सपन रहेगा, क्योंकि टिकट साइज छोटा है, अच्छा करेक्टेड भी है और ये स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वेल्सपन में लेके चल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच शानदार रैली है, लेकिन मुझे पता है आप दोनों का रुख जो है उतना सकारात्मक यहाँ पर नहीं है। लेकिन प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रदीप जी थोड़ा सा रचित जी होते तो मैं पूछता, लेकिन मुझे पता है कि आपका व्यू क्या है, लेकिन फिर भी बताइए ज़रा। वोडाफोन 3% ऊपर है, क्या किया जाए सर? 9 रुपये 28 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारी खबरें भी रहीं, क्या करना चाहिए सर? सर स्टॉक का नाम ना भी बताते तो भी बता देता, वाह क्योंकि वाह 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 वाह। बोलने का तरीका से पता चल ही गया। और देखिए अभी 9.28 के आसपास का प्राइस है विपुल जी। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 12-13 टका का जाने का एक भविष्यवाणी मैं आप कर रहा हूँ। जाने का हाई पोटेंशियल है, लेकिन फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है। बहुत वॉलेटाइल रहता है, ऊपर आने के बाद फिर से नीचे आ जाता है। तो फ्रेश पैसा मुझे लगता है कि किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हो, एग्रेसिव हो, तो फिर बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने कभी रिकमेंडेशन दिया नहीं है, तो इसलिए एक बार अवॉइड करूंगा। लेकिन ओवरऑल मैं जितना थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को समझता हूँ, मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक अगर 7.50 इसके नीचे नहीं जाता है, ये फिर से एक बार 12-13 टका जाने के लिए रेडी हो रहा है। हाँ, 12-13 रुपये, और ये हो जाएगा तो लोगों के पैसे कई लोगों के डबल हो जाएंगे। 6-7 रुपये पे भी लोगों की काफ़ी पोजीशन है। हायर लेवल पे जो लोग हैं भाई, उनको एग्जिट का मौका मिल जाएगा। तो दोनों तरह के लोगों के लिए यहाँ पर वो और ये छोटा शेयर था और काफ़ी पॉपुलर है, तो लोगों के ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं है ये। अच्छा, हमारे एक दर्शक, हालांकि समय हो गया इस सेगमेंट को समाप्त करके अगले सेगमेंट का रुख करूं, लेकिन एक हमारे सेगमेंट दर्शक हैं, 400 रुपये की धनराशि भेजी है और कम से कम 10 शेयर तो भेजे होंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सर इस पर सब पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप अभी और 1 बजे के शो में आप रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। लेकिन सर 1-2 तो आपकी बिल्कुल टिप्पणी ले लेते हैं, भले ही हमारा ये सेगमेंट चल रहा हो। बीईएल और कोचिन शिपयार्ड को लेकर टेंशन मत लीजिए, दिन रात डिस्कस करते हैं। अभी हो सकता है अगले सेगमेंट में डिस्कस कर लें। बजाज हाउसिंग अभी डिस्कस कर लेते हैं। सर बजाज हाउसिंग में काफ़ी लोगों के सवाल हैं सर। अरुण सर जरा देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कब रिकवर होगा? जब आया था तो मतलब क्या धुआंधार आईपीओ था, काफ़ी शानदार चला था, लेकिन अब मतलब लोग फंस गए हैं हाई लेवल पे। अभी क्या करना चाहिए? हालांकि इनका नज़रिया जो है तो नई बाइंग के लिए ख़रीद रहे हैं, ये अपना नया पोर्टफोलियो शायद बनाना चाह रहे हो। क्या ये होना भी चाहिए कि नहीं? विपुल जी, डेफिनेटली लेना चाहिए। इस लेवल पे 110 के आसपास चल रहा है। मेरा टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से व्यू नहीं है विपुल जी। मुझे लग रहा है ये ओवरऑल ग्रुप काफी अच्छा है ये, और मुझे लग रहा है एनबीएफसीज में भी एक री रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। नो डाउट बजाज हाउसिंग ने काफी डिसअपॉइंट किया है। इनफैक्ट 112-113 का एक बड़ा सपोर्ट था, उसके ऊपर 116 का सपोर्ट था। टेक्निकली आपको अच्छा नजर नहीं आएगा, और इनफैक्ट मुझे भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है, पर जिस लेवल्स पे है और जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। और जिनको भी फ्रेश एक्यूमुलेशन करना है यहाँ पे ले, पर ऐसी चीज नहीं है कि स्टॉक यहाँ से एकदम धमाकेदार रैली देगा। मुझे लग रहा है लेवल्स अच्छे हैं, इसको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। लेवल्स अच्छे हैं, अभी इनको जो है पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं सर, मैं थोड़ा सा लेट देखा आपकी टिप्पणी को। कोशिश करेंगे 1 बजे ज़रूर आपके सवालों को डिस्कस कर लें, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, 1 बजे ज़रूर जुड़िएगा। इस सेगमेंट को इसी के साथ करते हैं यहीं पर समाप्त।